हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 11th फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्थिति तथा विस्थापन सदिश। पिछली क्लास में हमने सदिशों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, इसे इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। यद्यपि हमने इसका एग्जाम्पल पिछली क्लास में भी दिया था, लेकिन पिछली क्लास में हमने उसको काफ़ी डिटेल में नहीं लिया था और उसको स्थिति सदिश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। तो आज हम समझेंगे स्थिति सदिश क्या है। हम कहते हैं हमारे पास पिछली बार की तरह मैंने इस प्रकार से एक निर्देश तंत्र ले लिया और इसमें हमने पहले की तरह एक बिंदु ले लिया P। हमने जैसा पिछली बार कहा था कि इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हम मान लेते हैं x, y, z है। पिछली बार हमने इसी बिंदु को सदिश के रूप में ग्रहण कर लिया था, सदिश के रूप में मान लिया था, पर अब हम इसको एक स्थिति सदिश के रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश किसी निर्देश तंत्र का अर्थ होता है, जैसे मैंने पिछली बार आपको एक कमरे का एग्जाम्पल दिया था। हमने कहा था कमरे के किसी भी कॉर्नर को ले लीजिए, किसी भी कोने को ले लीजिए, क्योंकि यदि चौकोर कमरा हो तो 4 उसके नीचे के कॉर्नर किनारे स्थित होंगे और 4 उसके ऊपर छत में कॉर्नर स्थित होंगे किनारे। आप इन 8 में से किसी भी एक कॉर्नर को देखेंगे तो हमने कहा था वो इस तरीके से रहते हैं, एक इस दिशा में जारी होती है, एक लाइन इस दिशा में जाती है और एक लाइन सीधे ऊपर की ओर जाती है या नीचे की ओर जाती है, यदि ऊपर वाले देखेंगे आप। तो इसी में हमने कहा था एक अक्ष हो गई हमारी एक्स अक्ष, दूसरी हो गई हमारी वाई अक्ष, तीसरी हमारी हो गई जेड अक्ष। तो इन तीनों अक्षों के अंदर आपके कमरे का पूरा हम कह सकते हैं स्पेस है। अब आपको हम कहते हैं कमरे में यदि किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करना हो जो हवा में है या हवा में नहीं भी है, तो आप इन तीनों निर्देशांकों की सहायता से उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि स्थिति सदिश का अर्थ होता है कि निर्देश तंत्र में, हम परिभाषा भी लिख लेते हैं, निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। तो क्या कहा हमने? निर्देश तंत्र का मतलब हो गया जो हमने ये एक सिस्टम ले रखा है जिसमें एक बिंदु हमने लिया है जिसके कि हम कहते हैं, जिसे हम मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात यहां पर तीनों अक्षें आपस में आकर के मिलती हैं। यहां से ही हम अक्षों को आगे नापने की शुरुआत करते हैं, इसलिए इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? निर्देश बिंदु। तो हम कहते हैं किसी निर्देश तंत्र में स्थित कोई बिंदु हमने ले लिया P। अब इस P बिंदु कि यदि आपको स्थिति को स्पष्ट करना है या व्यक्त करना है कि यह कहां पर है, इसकी क्या पोजीशन है, तो इसको जो हम प्रकट करते हैं जिस सदिश के द्वारा, उसी सदिश को हम क्या नाम देते हैं? स्थिति सदिश नाम देते हैं इसे। तो कैसे करेंगे? इस मूल बिंदु O से इस बिंदु को मिला लेते हैं एक सीधी रेखा के द्वारा, और इसके द्वारा मिलाने पर जो हमारी ये जो रेखा बनती है, मान लेते हैं इसका नाम है मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये जो OP रेखा बनी इसी को हम एक सदिश से निरूपित करते हैं और मान लेते हैं यह सदिश क्या है? R। सदिश R है। तो हम क्या लिखते हैं? सदिश R बराबर होगा, जैसा हमने पहले बताया था, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये वाली z अक्ष, ये I दिशा को प्रदर्शित करती है, ये j दिशा को प्रदर्शित करती है और यह वाली k दिशा को प्रदर्शित करती है। तो लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, और यही हमारा क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक स्थिति सदिश वेक्टर को प्रदर्शित करता है। अर्थात मूल बिंदु से निर्देश तंत्र पर स्थित
किसी बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, स्थिति सदिश से प्रदर्शित करते हैं। साथ में हमने इसका किस प्रकार से इसका परिमाण निकाला जाता है, मापांक निकाला जाता है, वो पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि सदिश वेक्टर आर का जो मॉडुलस होगा, मापांक होगा, वो बराबर होगा √x² + y² + z² के। अब हम अगला समझते हैं, दूसरा हमारा आता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए विस्थापन का अर्थ क्या होता है? विस्थापन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसके अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कहते हैं। और जब हम कहते हैं यह विस्थापन सदिश है तो हम कहते हैं यदि इसमें परिमाण के साथ साथ आपके पास दिशा भी हो तो यह पूरा का पूरा एक विस्थापन, एक सदिश बन जाता है। तो जब इसको सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम इसको इसी प्रकार से व्यक्त करेंगे, निर्देश तंत्र के रूप में। हमने कहा यह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र पे हमने कोई एक बिंदु पहले ले लिया कि मान लेते हैं कण, कोई कण किसी क्षण किसी एक बिंदु पर स्थित था और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं ये बिंदु था P1, और इस बिंदु के जो निर्देशांक थे वो निर्देशांक थे x अक्ष पर 1, y अक्ष पर भी 1 और z अक्ष पर भी 1। और यह हमारा कौन सा था, x अक्ष, हम कहते हैं ये y अक्ष, और यह प्रदर्शित करता है z अक्ष को। x अक्ष की दिशा यूनिट वेक्टर i से प्रदर्शित होती है, y अक्ष की दिशा यूनिट वेक्टर j से प्रदर्शित होती है, z अक्ष की दिशा यूनिट वेक्टर k से प्रदर्शित होती है। और हमने कहा यह क्या है, मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0, यानी कि x अक्ष पर भी यहाँ पर 0 है, y अक्ष भी यहाँ 0 है, z अक्ष भी यहाँ 0 है, क्योंकि तीनों अक्षें इसी बिंदु से निकल रही हैं, यहीं से शुरुआत कर रही हैं, इसलिए इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो हम कहते हैं इसको हम नाम दे देते हैं O। तो कोई बिंदु है, मान लेते हैं निर्देश तंत्र पर हमारा, जो कि P1 से प्रदर्शित होता है। यदि इसको स्थिति सदिश के रूप में प्रकट किया जाए तो हम कहते हैं O से P1 को यदि हम सीधे मिला लें एक रेखा के द्वारा तो यह हमारा होता है एक वेक्टर, और वेक्टर के रूप में इस प्रकार से इसको तीर से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर भी आप चाहें तो इसे तीर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने कहा एक ये वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को हम वेक्टर R1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह हमारा क्या होगा, स्थिति सदिश होगा। तो हम लिख लेते हैं ये स्थिति सदिश वेक्टर R1 बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k, इन सब के ऊपर कैप, i कैप, j कैप, k कैप। जहां मैंने बताया था i कैप एक यूनिट वेक्टर है जो x अक्ष की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इसी प्रकार से y तथा z भी। तो हम कहते हैं किसी क्षण P1 बिंदु पर था कोई कण, और कुछ समय बाद, मान लेते t समय अंतराल के बाद, ये P1 से शिफ्ट होकर के पहुंच गया किसी दूसरे बिंदु पर, और उस बिंदु का नाम मान लेते हैं क्या है, P2। तो P2 की भी स्थिति सदिश प्रकट करने के लिए कि यह निर्देश तंत्र पर कहां स्थित है, हम O से इस P2 को भी मिला देते हैं, और इसको भी एक वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया हमने। मान लेते हैं यह जो वेक्टर है यह वेक्टर 2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो स्थिति सदिश वेक्टर 2 R2 बराबर हो जाएगा, इसके निर्देशांक मान लेते हैं, हमने कहा ये x2i प्लस ये ले लिया x2 y2 और z2, यह ले लिए मैंने इसके जो निर्देशांक कहलाते हैं। तो इसको यदि वेक्टर के पदों में व्यक्त करें तो x अक्ष पर कितना चला है, x2, तो लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। इस प्रकार से स्थिति सदिश P2 को सदिश R2 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, P2 स्थिति को। अब हम कहते हैं विस्थापित सदिश क्या हुआ, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी P1, उसकी अंतिम स्थिति थी P2, हम कहते हैं इसके बीच की न्यूनतम दूरी को ही तो हम विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति से स्टार्ट कीजिए और अंतिम स्थिति पर जाकर के समाप्त कर दीजिए। कैसे करते हैं, हम कहते हैं यहां से हमने शुरुआत करनी है और यहां पर खत्म करना है, तो इस प्रकार से हम यहां से चले और यहां पर पहुंच गए।
तो इसको यदि यहां से चले तो ये हमारी टेल होगी, जहां पहुंचे वो हमारा शीर्ष हो गया। तो यह जो हमने ब्लू से प्रदर्शित किया है यही हमारा कहलाता है विस्थापन सदिश, और इस विस्थापन सदिश को हम डेल्टा आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखें तो यह क्या हो गया, दो सदिश, एक R1 सदिश हो गया, एक डेल्टा आर सदिश हो गया, और एक तीसरा सदिश है R2। डेल्टा आर सदिश हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। तो लिखते हैं जहां डेल्टा आर सदिश हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। और जिस प्रकार हमारी विस्थापन की परिभाषा होती है कि प्रारंभिक स्थिति यानी कि P1 और अंतिम स्थिति कण की यानी कि P2, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही हमारा विस्थापन सदिश के रूप में व्यक्त हो रहा है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सदिशों का योग। तो उसी का एक छोटी सी बात हम यहां पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में तो हम उसे आगे पढ़ेंगे। जब सदिशों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने का तरीका क्या होता है कि पहला सदिश, जैसे यहां है वेक्टर R1, पहला सदिश है R1, और इसके शीर्ष पर जब दूसरे सदिश को की पूंछ रख दी जाती है, यह वाला सदिश हमारा क्या है, R1 सदिश, इसकी पूंछ यहां पर है और शीर्ष यहां पर है, और इसके शीर्ष पर हम दूसरे सदिश की, वह चाहे विस्थापन सदिश ही क्यों ना हो, उसकी यदि पूंछ रख करके और आगे हम शीर्ष ले जाएं तो यह तरीका होता है दो सदिशों को जोड़ने का। तो हम यहां लिख सकते हैं कि दो सदिशों को हमने जोड़ा तो हमारा जोड़ करके कितना है, R1 प्लस डेल्टा आर। लिखते हैं R1, वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर, और यह जो परिणामी सदिश है वो OP2 यानी कि वेक्टर R2 से प्रदर्शित हो रहा है। हमारा किससे प्रदर्शित हो रहा है, वेक्टर R2 से प्रदर्शित हो रहा है। डिटेल में हम इसके अगले स्टेप पे इसको पूरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सदिशों को जोड़ा जाता है। फिलहाल आप इसे इतना समझिए। तो R1 के साथ जब डेल्टा आर को जोड़ा तो हमने कहा परिणामी हमारे पास आ गया R2। तो हम लिखते हैं विस्थापन सदिश यानी कि डेल्टा आर बराबर हो जाएगा, यहां R2 तो है ही, R1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यह हमारा किसका फार्मूला होता है, विस्थापन सदिश का फार्मूला होता है। यानी कि अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और इसको यहां हम किसके रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, हमने सदिश के रूप में प्रदर्शित किया है। अब यदि हम डेल्टा आर को इन पदों में व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम लिखते हैं, यहीं पर से लेते हैं, हम कहते हैं डेल्टा आर बराबर वेक्टर R2 का मान क्या है, x2y प्लस y2j प्लस z2k। तो बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपने, x2y प्लस y2j प्लस z2k, साथ में माइनस, माइनस के साथ क्या है, वेक्टर R1, वेक्टर R1 का मान क्या है, x1i y1j प्लस z1k। तो लिखेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ब्रैकेट खोल देते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k, और माइनस के साथ इसे खोलेंगे तो हमने बताया था माइनस से जब ब्रैकेट खोलिएगा तो सारे के सारे निशान विपरीत हो जाते हैं, पलट जाते हैं। ये तीनों धन के हैं तो ये तीनों ऋण के हो जाएंगे, तो माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k इसके बराबर आ गए। अब क्या देखेंगे, देखिए इस वाले में देखें तो यह वाला भी i वाला है और यह वाला भी क्या है, i। तो दोनों में यदि i कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, अंदर आ जाएगा x2 माइनस x1, और कॉमन क्या था इन दोनों में, इन दोनों में i कॉमन था। ठीक इसी प्रकार इस पे यदि ध्यान दें तो देखिए ये y2 यहां पर भी है और y1 यानी कि j वाला पद यहां पर भी है और j वाला पद यहां पर भी है, तो इन दोनों में j कॉमन है तो बच जाएगा, अंदर j कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इंटू j। अब तीसरा देखिए यह हमारा बच गया k, तो k यहां पर भी है और k यहां पर भी है, तो दोनों में k कॉमन लें प्लस करके, तो k कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, z2 माइनस z1, तो ये आ गया z2 माइनस z1, और यह हमारा क्या हो जाएगा,
वेक्टर, विस्थापन वेक्टर आर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको लिखा जाए तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k। और यह हमारे किसको प्रदर्शित कर रहा है? हमने कहा विस्थापन सदिश को प्रदर्शित करता है। और यदि इसका परिमाण निकालना चाहें आप, तो परिमाण आप जानते हैं, परिमाण के लिए वेक्टर को इस प्रकार से डेल्टा आर विस्थापन वेक्टर है, इसको दो लाइनों के बीच में रख दिया जाए तो ये इसका मापांक कहलाएगा या इसका मॉडुलस कहलाएगा या परिमाण कहलाएगा। और यह बराबर होगा अंडर रूट किसके? आई का गुणांक क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, j का गुणांक y2 माइनस y1 का स्क्वायर और k का गुणांक यह है z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन वेक्टर का परिमाण आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्थिति सदिश को तथा विस्थापन वेक्टर को समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों के प्रकार। इसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। तो सदिशों के प्रकार में हम कहते हैं कि जो हमारे पास सदिश होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सदिश की पहचान तो यही है कि जिसके में परिमाण के साथ साथ जिसमें दिशा भी हो और साथ में उस सदिशों के सभी नियमों का पालन करे, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी सभी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। अब हम कहते हैं सदिशों के प्रकार में पहला आता है समतुल्य सदिश। समतुल्य सदिश का अर्थ क्या होता है हम समझते हैं। समतुल्य सदिश, समतुल्य सदिश से तात्पर्य है कि यदि दो सदिश इस प्रकार से हों कि उन दोनों के परिमाण भी समान हो और दिशाएं भी दोनों की समान हो, तो ऐसे दो सदिशों को हम समतुल्य सदिश कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, वे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, दोनों समान हो, समतुल्य सदिश कहलाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है इनका परिमाण भी समान होता है और इनकी दिशा भी समान होती है। तो वह क्या हो गए? समतुल्य सदिश, और इन्हें तुल्य सदिश भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट वेक्टर, EQUI। अब दूसरा हमारे पास आ गया दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं असमान सदिश। असमान सदिश इसे कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, यदि हम कहें दो सदिश इस प्रकार से हैं कि वह एक दूसरे से भिन्न है। अब वो भिन्न किस रूप से हो सकते हैं? हो सकता है दोनों का परिमाण समान हो लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग हो। हम कह सकते हैं दोनों की दिशाएं समान हो और दोनों के परिमाण अलग अलग हो। और हो सकता है दोनों की पहले की जो दिशा और परिमाण है वो बिल्कुल भिन्न हो दूसरे की दिशा और परिमाण से। तो किसी भी स्थिति में यदि वह पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं है तो हम कहेंगे वह कैसे सदिश कहलाएंगे? वह असमान सदिश कहलाएंगे। तो लिखते हैं वे सदिश जिनके परिमाण दिशा अथवा दोनों एक दूसरे से भिन्न हो असमान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। अब तीसरे प्रकार का हमारा आ गया एकांक सदिश। तीसरा जो टाइप्स है हमारा उसे कहते हैं हम एकांक सदिश। इसे कहते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश से तात्पर्य है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो,
यानी कि परिमाण का मान एक होना चाहिए, दिशा तो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। तो ऐसे सदिश को हम क्या नाम देते हैं? एकांक सदिश नाम देते हैं। लिखते हैं वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश कहलाते हैं। तो क्या कहा हमने? वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। अब देखिए, अभी हमने इससे पहले बात करी थी आपसे एकांक सदिश की। हमने कहा था कि जो इसका एग्जाम्पल हमने इस प्रकार से दिया था, यूनिट वेक्टर एक एन कहा था हमने कहा था यह किसी भी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम उसके परिमाण के साथ इसकी गुणा कर देते हैं। तो यह जो सदिश है यही हमारा एकांक सदिश है कि इसका परिमाण तो एक है, लेकिन यह केवल किसको प्रदर्शित कर रहा है? मुख्य रूप से दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और ठीक इसी प्रकार से जब हमने अभी आपको विस्थापन वेक्टर और स्थिति वेक्टर के बारे में समझाया, तो हमने कहा जो तीन अक्षें होती हैं, यह वाली तीनों अक्ष, इसको एक्स अक्ष को एकांक वेक्टर आई से, वाई अक्ष को एकांक वेक्टर जे से, और जेड अक्ष को एकांक वेक्टर के से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह जो हमारे जो आई है एकांक सदिश, यह भी एकांक सदिश आई है, यह भी एकांक सदिश जे है, यह भी एकांक सदिश के है। यानी कि इन तीनों के परिमाण भी एक एक हैं, केवल यह दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम एकांक सदिश को समझ सकते हैं। अगला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, इसे इंग्लिश में अपोजिट वेक्टर कहते हैं। अपोजिट वेक्टर का अर्थ है कि वे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो, लेकिन उनकी दिशाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। तो लिखते हैं वे सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो हमने कहा कोई दो सदिश हमने ले लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, ये 5 मीटर हम कह लेते हैं ये पूर्व दिशा में है, और दूसरा सदिश ले लिया वेक्टर बी, यह भी 5 मीटर किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है। यह 5 मीटर पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इन दोनों के परिमाण तो आपस में समान हैं, लेकिन इनकी दिशाएं एक दूसरे की पूर्णतः विपरीत हैं। इसलिए यह दो सदिश जो होंगे यह विपरीत सदिश कहलाएंगे। अगला हमारा सदिश आता है जिसे हम कहते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण ही शून्य हो, उस सदिश को हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। तो अब आप सोचिए, जब इसका परिमाण ही शून्य है तो ये किस दिशा को प्रदर्शित करेगा? और ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है जैसे एक बिंदु, परिमाण शून्य होने का अर्थ क्या हुआ कि जहां से वो शुरू हो रहा है वहीं पर उसका अंत हो जाए। तो ऐसा हम जो कहते हैं क्या करती है, वो बिंदु ही है, वो वहीं पे शुरू होती है और वहीं पे वो समाप्त भी हो जाती है। तो यदि बिंदु को हम सदिश रूप में लें तो वह एक शून्य सदिश को ही प्रदर्शित करेगा। तो हम लिखते हैं वे सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमने कह लिया, जैसे एक बिंदु है, यह एक शून्य सदिश का एग्जाम्पल है। या हम कहें कि हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण एक सदिश राशि होती है, लेकिन हम कहें कि कोई एक ऐसा कण है कि जो एक समान वेग से गति कर रहा है, तो उसका जो त्वरण होगा वो शून्य
त्वरण होगा, तो त्वरण सदिश राशि है तो एक शून्य सदिश के से प्रकट की जाएगी। इसी प्रकार हम कहें कि जो वेग है वह सदिश राशि है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। पर मैं कहूं यदि विस्थापन ही शून्य है तो जो वेग जो सदिश है वह शून्य सदिश से प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से हम शून्य सदिश को, विपरीत सदिश को, एकांक सदिश और असमान सदिश और समतुल्य सदिश को समझ सकते हैं। तो हमने सदिशों के विभिन्न प्रकार समझ लिए। अब हम इसके साथ ही सदिशों के बारे में एक और बात समझते हैं। हम समझते हैं किसी सदिश का किसी संख्या से गुणन। तो अब हम कहते हैं कि किसी सदिश का किसी संख्या से गुणन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है सदिश पर। हमने कहा मेरे पास कोई एक संख्या है, लिखते हैं माना कोई संख्या ली, कोई संख्या है m और मैंने इसकी सदिश a से गुणा करते हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई एक सदिश है a, इसकी जब मैं m से गुणा करता हूं तो m गुणा सदिश a आ जाता है। अर्थात यदि किसी सदिश की किसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो वह सदिश उतने गुना हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सदिश a की m से गुणा करेंगे तो यह सदिश a m गुना हो जाएगा। अब हम जानते हैं सदिश तो दो भागों में विभक्त रहता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m गुणा सदिश a का मापांक गुणा सदिश a की दिशा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m गुणा a और साथ में आ जाएगा ये, यानी कि उसका परिमाण तो m गुना हो गया लेकिन उसकी जो दिशा थी वह पहले की तरह वैसे ही बनी रहेगी, वह अपरिवर्तित रहेगी। और यहीं से आप चाहे तो एक शून्य सदिश के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। यदि हम किसी सदिश है हमारे पास, यदि सदिश a है, इस सदिश में यदि मैं शून्य से गुणा कर दूं तो क्या होगा। शून्य से गुणा करने पर यह सदिश का परिमाण तो शून्य हो जाएगा लेकिन दिशा पूर्ववत रहेगी। लेकिन चूंकि परिमाण ही इसका शून्य हो गया है और हमने कहा था यदि परिमाण शून्य है तो वो एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होगा, और बिंदु के रूप में प्रदर्शित का अर्थ है कि जहां से वो शुरू हो रहा है वहीं उसका अंत भी हो जाएगा। तो यदि किसी सदिश की शून्य से गुणा कर दी जाए तो हमें जो सदिश प्राप्त होता है वह शून्य सदिश प्राप्त होता है। इसका जो परिणाम निकलेगा वो क्या होगा, शून्य सदिश, अर्थात परिमाण शून्य है, अर्थात इसका परिमाण शून्य है। परिमाण शून्य है तो मैंने कहा जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर वो समाप्त हो रहा है, तो ये एक प्रकार से बिंदु से व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले समझा स्थिति सदिश क्या होता है, उसके पश्चात हमने समझा कि जो हमारा विस्थापन सदिश होता है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही हमने विस्थापन सदिश का परिमाण भी निकाला और उसके बाद हमने चर्चा करी विभिन्न प्रकार के सदिशों की। तो यह सारी की सारी जो बातें हैं ये एग्जाम में बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ ली जाती है, और ये तो खासकर जो सदिशों के प्रकार हैं, जैसे एग्जाम में बहुत बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि विपरीत सदिशों के जो परिमाण होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, उनका आपस में क्या संबंध होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कि जो विपरीत सदिश होते हैं उनके परिमाण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं किंतु उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसे सदिशों को विपरीत सदिश कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत बार एकांक सदिश की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे। और इसके यदि आपको एग्जाम्पल देने हो तो जैसा हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारी तीनों अक्षें होती हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और जिनकी दिशाओं को हम यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एकांक वेक्टर आई, एकांक वेक्टर जे, एकांक वेक्टर के से प्रदर्शित करते हैं। इनका अर्थ यही होता है कि यह केवल दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका परिमाण सबका कितना है, एक है। तो यह जितने भी आज हमने टॉपिक कराए यह छोटे छोटे प्रश्नों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यह, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।